92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फौजिया रियाज की लिखी कहानी जो बीत गया वो अतीत, बिना किसी एड ब्रेक के। पार्क के पौधे इस वक्त बिल्कुल उसके ख्वाबों जैसे लग रहे थे। पत्तों का हरा रंग हर रोज नए सिरे से उसके भीतर उठने वाली ताजगी का हिस्सा थे, और फूलों पर चमक रही पानी की बूंदें जैसे सिंचाई का काम करने वाले आंसू थे। वो पिछले आधे घंटे से बेंच पर बैठी बच्चों को झूले से फिसलते हुए देख रही थी। बच्चों की हंसी कितनी बेखौफ होती है, किसी कल का डर नहीं, किसी आज की फिक्र नहीं। जिंदगी में पकड़म पकड़ाई खेलने के अलावा कोई मकसद नहीं। जन्मदिन के तोहफों का रैपर उतारने से बड़ी कोई खुशी नहीं, और कार्टून चैनल हटा के पापा का न्यूज लगा देने से बड़ा कोई दुख नहीं। एक बार वो कितना रोई थी जब टीवी पे पीटर पैन आ रही थी और बाबा ने सुबह जल्दी उठना है का नारा लगाते हुए टीवी बंद कर दिया था। चादर ओढ़कर चुपके चुपके रोती रही और सोचती रही कि अब वो कभी भी पीटर पैन की जिंदगी के बारे में नहीं जान पाएगी। अभी पिछले दिनों ही लाइब्रेरी में किड्स सेक्शन में किताब नजर आई तो सोचने लगी अब जब चाहूं पीटर की सारी हिस्ट्री खंगाल सकती हूं, पर वक्त कहाँ है और परियों और चरागों में अब मन भी कहाँ लगता है। भैया एक आइसक्रीम कप देना, सोनल ने पार्क के बाहर खड़े आइसक्रीम वाले को 10 का नोट देते हुए कहा। जी मैडम, आइसक्रीम वाले ने कहा। मैडम आज साहब नहीं आए? आइसक्रीम वाले ने सोनल को कप और चम्मच थमाते हुए पूछा। नहीं, आज शायद वो ना आए, सोनल ने धीरे से सड़क की तरफ देखते हुए कहा। उसने जवाब तो दे दिया था, पर उसके खुद के चेहरे पे सवाल था कि क्या मयंक नहीं आएगा। वो पहली बार मयंक से इसी पार्क में मिली थी। याद शहर के इस रिहायशी इलाके का यह सबसे खूबसूरत पार्क था। यहाँ लोग कम आते थे क्योंकि इस पार्क में साइकिल चलाना, पालतू जानवरों को लाना, इसके अलावा क्रिकेट खेलना भी मना था। इसीलिए इलाके की शैतानी पलटन यहाँ नहीं दिखती थी। यहाँ तो बस आसपास की बिल्डिंगों में रहने वाली माएं अपने बच्चों को लेकर धूप सेकने आती या कुछ बुजुर्ग योगा करते दिखते। बच्चों का एक हुजूम यहाँ दिखता था, बोलना सीख रहा होता था। कल ही की बात है, एक पिंक टोपी वाली बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, मामा पापा के फोन में सिमरन आंटी की बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक हैं। आज वो पिंक टोपी वाली बच्ची दिख नहीं रही थी। लगता है उसकी माँ पार्क में आने वाली सहेलियों के सामने ये नहीं सुनना चाहती थी। कुछ दरवाजों पर पर्दे अच्छे लगते हैं, पर ये बच्चों को कहाँ मालूम। सोनल दुनिया के पर्दे वाले नियम को समझती है, तभी तो ज्यादा दोस्त नहीं बनाती थी, किसी को कुछ बताती नहीं थी। पर दिल चाहता है कि कोई तो ऐसी खिड़की हो जो हर वक्त खुली रहे, कोई तो ऐसी महफिल हो जहां जाते हुए चेहरे को दिखावटी रंगों से रंगना न पड़े। इसलिए आज सुबह सोनल ने मयंक को वो ईमेल लिखा, हर एक लफ्ज लिख दिया, वो सब कुछ जो पिछले 10 साल में किसी को नहीं बताया। सोनल को डर है कि उसको भी पिंक टोपी वाली उस बच्ची की तरह सच बोलने की सजा न मिल जाए, उसके लिए भी पार्क का ये रास्ता बंद न हो जाए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मुझे भी एक आइसक्रीम दिलवा दीजिए, नीली शर्ट वाले एक लड़के ने कहा तो वो कुछ चौंक सी गई और उसको हैरानी से देखने लगी। क्या? मैं अपना वॉलेट नहीं लाया आज। अपना सर खुजाते हुए उसने ऐसे कहा जैसे स्कूल टीचर से कह रहा हो, मैम मैं होमवर्क करना भूल गया। ये अजीब है, मुझे पता है आपके लिए मैं अजनबी हूं, पर मैं आपको जानता हूं। वो यकीन से कह रहा था और सोनल को अब अपने हाथ में लिए आइसक्रीम कप को खोलने में झिझक हो रही थी। बड़ा अजीब आदमी है, यही सोचिए ना आप, उसने कहा। वो लगातार सोनल को अनकंफर्टेबल, असहज किए जा रहा था। मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूं, आपने अभी तक नहीं पहचाना? अरे जिस दिन आप शिफ्ट हुई थी मैंने आपकी अलमारी आपकी फ्लोर तक पहुंचाने में मदद की थी, उसने याद दिलवाने की कोशिश की। ओह हाँ, मुझे ठीक से याद नहीं, 5 महीने पहले की बात है, सोनल ने अटकते हुए कहा। असल में मैंने आपको कई बार इस पार्क में देखा, लेकिन लगता है आपका आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। आपने उस दिन कहा था कि चाय पी के जाऊं, लेकिन उस दिन के बाद से आप सोसाइटी में बस नजरें नीची करके आती जाती हैं। कोई आपको टोके भी तो कैसे?
नीली शर्ट वाले ने नाराजगी जताई। ओह हाँ, याद आ गया, कौन सी लेंगे, स्ट्रॉबेरी या वनीला? सोनल को याद आ गया था कि 5 महीने पहले जब वो यहाँ शिफ्ट हुई थी तो कितनी परेशान थी। घर ठीक वैसा जैसा वो चाहती थी, बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला, और उसके लिए सिंगल वर्किंग वुमन होने पे मकान मालिक को कोई एतराज भी नहीं था। बस एक ही दिक्कत थी, घर 4थी फ्लोर पे था। ऐसे में ये सज्जन अंधेरे में दिया बन के आ गए थे उसकी मदद को। उस वक्त चाय के लिए पूछा था और नाम भी तो पूछा था, पर याद नहीं आ रहा। ओहो, मैं कितनी अनसोशल और मतलबी टाइप हूं, सोनल सोच रही थी और नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। मैं मोहन हूं, सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूं। वैसे तो मार्केटिंग में हूं, पर आपकी किताबों का भंडार देख के बताना चाहूंगा कि कविता लिखने का शौक है। सोनल 5 महीने पहले हुई बातचीत को दिमाग पे जोर देके याद कर रही थी। मैं वनीला लूंगा, सिंपल एंड नेवरग्रीन, नीली शर्ट वाले ने जवाब दिया। ये लीजिए मोहन, सोनल ने मुस्कुरा के उसको कप दिया और उसका नाम याद कर पाने के लिए खुद अपनी पीठ थपथपाई। मोहन नहीं, मयंक, नीली शर्ट वाले ने कहा। ओह हाँ, मयंक। सोनल को अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे थोड़ा गुस्सा आया, पर यह सोच के खुद को माफ कर दिया कि कम से कम नाम का पहला अक्षर तो याद है। जितना ज्यादा सोनल को गुस्सा आता और वो खुद को झाड़ फटकार लगाती, उतनी ही जल्दी खुद को माफ भी कर देती। आप कविता लिखते हैं ना? सोनल ने फिर से अपनी मजबूत याददाश्त का नमूना पेश किया। अरे आपको याद है? जी हाँ लिखता हूं, आप कहें तो सुनाऊं, मयंक ने जोश से कहा। नीली शर्ट वाले को अब नाम भी मिल चुका था। उस दिन के बाद से तकरीबन रोज ही सोनल को मयंक पार्क में मिलता। वो साथ में टहलते और खूब सारी गपशप करते। जिस मयंक की कविताएं वो शुरू में चुपचाप सुनती थी, अब उसकी डायरी देखते ही कानों पे हाथ रख देती थी। एक कविता सुनने की फीस 1 वनीला कप, 2 कविताओं के 2 कप लगेंगे, और हाँ, अगर 3 कप एक साथ खिलाते हो तो एक साथ 5-5 कविताएं सुनने को राजी हूं, सोनल हंसते हुए कहती। हाँ खा लेना, पहले सुनो तो। मयंक भी फीस देने को तैयार रहता। हाँ तो अर्ज क्या है, वो शुरू करता। कितनी बार कहा है, अर्ज नहीं अर्ज। सोनल उसके हाथ से डायरी छीन लेती और मयंक फिर सर को खुजाने लगता, जैसे कह रहा हो, मैम आंसर मुश्किल है, याद ही नहीं होता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बुरे वक्त में हम घुटनों में चेहरा छुपा लेते हैं और आंखें बंद करके सोचते हैं कि काश ये ख्वाब हो, काश ये सच न हो। पर कभी तो वो वक्त आता ही है जब हमको आंखें खोलकर सच को स्वीकारना पड़ता है और फिर मुकाबले के लिए खड़ा होना पड़ता है। सोनल का मयंक को ईमेल लिखना घुटनों में छुपाए चेहरे को उठाने का पहला कदम था। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए सोनल सोचा करती, मयंक कुछ भी तो नहीं जानता मेरे याद शहर आने का असली मकसद क्या था। मैं अपना छोटा सा प्यारा सा शहर छोड़कर यहां सिर्फ नौकरी करने नहीं आई थी। जब सोनल और मयंक की पार्क वाली मुलाकातें लंबी होने लगीं तो उसने सोचा, कुछ रोज की बात है, कुछ रोज की दिल लगी है, हम इसमें डूबने वाले नहीं हैं। पूरे 30 की हूं, कोई 16 साल की स्कूली बच्ची नहीं जो किसी के साथ भी बैठ के आइसक्रीम खिलाने से पिघलने लगूंगी। हंसी मजाक अपनी जगह और प्यार मोहब्बत अपनी जगह, ऐसे थोड़ी ना होता है। जिंदगी इतनी फिल्मी थोड़ी ना होती कि यूं ही एहसास जाग उठे। फिर जब कुछ और महीने बीते तो सोनल ने खुद को यह कह के टाला, वो मुझसे उम्र में 2 साल छोटा है, वो खुद ही ऐसा कुछ नहीं सोचता होगा। अभी कुछ ही महीने तो बीते हैं, वो खुद ही मुझसे अपने पुराने लव अफेयर्स डिस्कस करता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सोनल तुम भी होश में रहो। आज से 1.5 साल पहले जब मयंक ने सोनल को पहली बार अपने घर पे चाय के लिए बुलाया था, दोनों ने साथ बैठ के लगातार 3 फिल्में देख डाली थी। वो जैसे ही जाने के लिए उठती, मयंक कहता, अरे ये वाली फिल्म बहुत फनी है, चलो देखते हैं ना। कभी कोई फिल्म देखना इसलिए जरूरी हो जाता क्योंकि वो फनी है, तो कोई इसलिए जरूरी हो जाता क्योंकि वो इमोशनल है। बल्कि इसके बाद तो मयंक उसको हर संडे को एनिमेटेड फिल्मों से लेकर सस्पेंस थ्रिलर भी दिखाता। उन दिनों ऐसा लगता जैसे मयंक की जिंदगी का मकसद सिर्फ सोनल को फिल्में दिखाना हो। फिर ऐसी ही कई फिल्मों और महीनों के बाद मयंक ने यूं ही फिल्म देखते देखते उसके कंधे पे सर टिका दिया था। सोनल ने उसका सर हटाया नहीं, बल्कि जब मयंक ने उसके हाथ थामने की पहल की तो सोनल ने चुपचाप अपनी हथेलियां उसकी हथेलियों में सौंप दी।
अब उनको अकेले मिलने के लिए किसी फिल्म के बहाने की जरूरत नहीं थी। मयंक कहता, चलो ना प्लीज। सोनल मुस्कुरा के कहती, कविता तो नहीं सुनाओगे? वो कहता, नहीं बिल्कुल नहीं। वो आगे पूछती, कोई बोरिंग सी डॉक्यूमेंट्री तो नहीं चला दोगे? ना बिल्कुल नहीं। हम मोहब्बत से लाख दामन छुड़ाएं, पर वो कब हमारे कपड़ों को रंगना शुरू करते हुए पूरे जिस्म को रंग देती है पता ही नहीं चलता। हमने सोचा कि अभी सिर्फ पल्लू रंगा है, मौका मिलते ही पानी से छुड़ा लेंगे। तभी एहसास होता है कि अरे पल्लू से फैलता हुआ ये रंग अब पूरी कमीज पे चढ़ गया है। अब पानी डाला तो पता चला पानी रंग को धोने की जगह उसको बाकी हिस्सों तक फैलाने का काम कर रहा है। और अब देखते ही देखते हमारी नजरों के सामने हम प्यार के बेहद पक्के रंग में रंग चुके होते हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 1 घंटा बीत चुका है और मयंक अभी तक नहीं आया। अब सोनल उठकर पार्क के चारों ओर बनी फर्शनुमा पगडंडी पर चलने लगी थी। पार्क के चक्कर लगाते हुए सोनल बार बार बाहर की ओर देख रही थी और मयंक की झलक के लिए बेसब्र हो रही थी। मयंक का आना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं था कि उसकी जिंदगी में सोनल की क्या अहमियत है, बल्कि सोनल चाहती थी कि मयंक को इंसान के तौर पे वो जो दर्जा दे चुकी है उस पे आंच ना आए। वो साथ रहें न रहें, पर सोनल अपनी नजर में मयंक की खुली जहनियत को झूठा साबित होते नहीं देखना चाहती थी। 2 चक्कर लगा के वो बेंच पे वापस बैठ गई। उसको वैसी ही थकान महसूस हो रही थी जैसी आज से 10 साल पहले हुई थी। उसको लग रहा था जैसे ठंड की सुबह में उसे किसी ने आधी नींद से जगा दिया हो और उसका मुलायम कंबल छीनकर सड़क पर खड़ा कर दिया हो कि दौड़ो, दौड़ती रहो। जब हम बुरे दौर में होते हैं तो लगता है कि यह दौर कभी बीतेगा ही नहीं, लेकिन यही तो वक्त का रहम और जख्म दोनों है कि वो हर हाल में बीत जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उस दौर में सोनल को यही लगा था कि सब कुछ थम गया है, कुछ गुजर ही नहीं रहा। उसका दर्द जैसे जिस्म के साथ साथ जहन में भी अटक गया था। उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो अपनी सहेली की शादी में हंसी खुशी गई थी जब बारात में आए एक लड़के ने उसको बाथरूम में खींच लिया था। सोनल ने बहुत चीखें मारी थी, बहुत दरवाजा पटका था, लेकिन शोर भरे संगीत में उसकी आवाज दब के रह गई थी। सोनल ने तय किया था कि वो बीते कल में नहीं झांकेगी, क्योंकि जो हुआ उसमें उसकी खुद की कोई गलती नहीं थी। भाभी ने भी तो यही कहा था, मेरी बच्ची अभी तेरी उम्र ही क्या है, जो हुआ भूल जा। लोगों पर इससे बुरी गुजरती है पर वो उबर जाते हैं, तुझको भी इससे निकलना होगा। उस वक्त सोनल ने भाभी से चीख के कहा था, इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मैं जानती हूं मुझ पे क्या बीती है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, ना तो कॉलेज जा सकती हूँ, ना घर से बाहर निकल सकती हूँ। मेरी इज्जत। उस वक्त भाभी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा था, इज्जत वहम है सोनल, इज्जत वहम है। ये उसकी होती है जो पैसे वाला हो। तूने कभी किसी को फूफा जी से ऊंची आवाज में बात करते सुना है? नहीं ना, जबकि वो खुद हर किसी से कितना बुरा बर्ताव करते हैं। और चाचा जी कितने अच्छे हैं, पर हर कोई उनको बिना बात के कुछ न कुछ सुनाता रहता है, क्योंकि वो समाज में रुतबा नहीं रखते, क्योंकि उनकी तिजोरी भरी हुई नहीं है। कहना क्या चाहती हो? सोनल ने सूजी हुई आंखों से भाभी को देखा। तेरे हाथ पैर सलामत हैं, तू जिंदा है। तो खुद को गुनहगार मानेगी तो समाज तुझको जीने नहीं देगा। अपनी जिंदगी के बारे में सोच। समाज न किसी का हुआ है न होगा। बस याद रख, जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। भाभी ने उसको समझाया। उस दिन कई रोज के बाद सोनल अपने कमरे से बाहर आई थी। बाबा के साथ बैठ के खाना खाया था। उसको खाने की मेज पे देख के बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उन्होंने जब्त कर लिया था। बाबा कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके स्टूडेंट्स उन पे जान दिया करते थे। सोनल की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बुआ बताती हैं कि कैसे बचपन में बाबा हर वक्त उसको सीने से लगाए रखते थे। आज इस मुश्किल के दौर में भैया उसके कमरे में तब तक बैठे रहते जब तक उसको नींद नहीं आ जाती। भाभी उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती और बाबा उसके साथ हर कोर्ट के सेशन में जाते। कानून ने उसको इंसाफ दे दिया। वक्त के साथ साथ दर्द कम हो गए,
जिस्म के निशान हल्के पड़ गए और बाबा, भैया और भाभी की तिकड़ी ने उसके आसपास दीवार बना ली थी जो उसे हर तीखी नजर और धारदार आवाज से बचाए रखती। कल, बुरा बीता हुआ कल वाकई हल्का पड़ने लगा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सोनल अपने बीते हुए कल से कुछ ऐसे अलग हुई थी कि अब उसको न कोई ख्वाब डराता था, न कोई आहट चौंकाती थी। वो जो हुआ उसको जाने दो की तर्ज पे जी खोल के हंसती और बेफिक्री से बत्ती बुझा के सोती। पिछले 10 सालों में सोनल ने अपना एक नया वजूद खड़ा कर लिया था। सोनल को याद है कि जब उसने बाबा के सामने याद शहर जाने की ख्वाहिश रखी थी, बाबा ने कैसे उसको सीने से लगा लिया था। पूछा था, सोना तुझको किसी ने कुछ कहा है क्या? उसने प्यार से बताया था, नहीं बाबा, मैं आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं करना चाहती, बस दिल नहीं लगता, खुद कुछ करना चाहती हूँ बाबा। उस रात भैया ने उससे पूछा, सोनल बता कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म चाहिए, चल ऑनलाइन भर देते हैं। उस वक्त उसने भैया को मान के साथ देखा था, जैसे कह रही हो यू आर ग्रेट। जिस दिन उसको राजनपुर से निकलना था, बाबा ने उसके हाथ में एक किताब थमाई थी। उसके पहले पन्ने पर बाबा ने लिखा, तू बेखौफ जिए, बेधड़क जीतती जाए। उसने बाबा की बात को गांठ बांधा और पिछले 5 साल से शहर में बेधड़क जीतती रही। पहले यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की, फिर अच्छी जगह नौकरी पाई। उसने एक हादसे को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दी। उसने भाभी की बात दिलो दिमाग में ताज़ा रखी कि जो हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं था। पिछले दिनों बाबा जब सोनल से मिलने यहाँ आए थे तो उसने उनको मयंक से मिलवाया। इसी पार्क में उन्होंने साथ बैठकर धूप सेंकी थी। मयंक ने बाबा से अपने क्लाइंटों से लेकर फिल्मों के शौक तक की ढेर सारी बातें की। बाबा ने भी मयंक से अपनी शादी के पहले के किस्से छेड़े कि कैसे बाबा माँ से पहली बार मिले थे और कैसे माँ के गुलाबी सूट का प्रिंट बाबा को आज भी अच्छे से याद है। सोनल को मयंक और बाबा के साथ देखना बेहद सुकूनदेह लग रहा था। उसकी दुनिया के सूरज बाबा थे, वो उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी और मयंक उसका चांद था जो सोनल के आसपास चक्कर लगाता था। बाबा ने जाते वक्त कहा था, वो सब जान के रहेगा तो रिश्ता सच्चा होगा, सच जान के नहीं रहेगा तो रहने के लायक ही नहीं होगा। उस वक्त सोनल ने बाबा से कहा था, बाबा वो बहुत दूर की बात है, वो तो आखिरी कदम होगा। उसको अंदाजा नहीं था कि बाबा के जाने के कुछ हफ्ते बाद ही मयंक की कदम बढ़ा देगा। आज सुबह ईमेल लिखते हुए सोनल के हाथ कांप रहे थे। इतने साल से जिस डर ने कभी उसके दर तक आने की हिम्मत नहीं की थी, आज बड़ी शान से उसके कमरे में सोफे पे बैठा सोनल को देख के मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में खुद को लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, बस वो जी जान से चाहती थी कि मयंक का जो मयार उसकी नजरों में बन गया है बना रहे। वो मयंक को कोई फरिश्ता या देवता नहीं मानती थी, वो उसको इंसान ही समझती थी और इसीलिए उससे इंसानियत की आस लगा बैठी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शायद अब मयंक ना आए, सोनल ने ढलती शाम को देखते हुए सोचा। बादल भूरे हो गए थे, थोड़ी देर में कुछ एक तारे भी दिखने लगेंगे। माएँ अपने अपने बच्चों को लेकर पार्क से जा चुकी थीं। सोनल पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पे बैठी हुई थी। 3 दिन पहले तक सब कितना अलग था। काश वो उसको प्रपोज करता ही नहीं, काश वो रिश्ते के उस पार ही रह जाती। अगर ऐसा होता तो अभी वो मयंक के घर पे बैठी चाय पी रही होती। मयंक उसके लिए आलू के चिप्स तल रहा होता और वो बिना किसी फिक्र के उसके ड्राइंग रूम के सोफे पे पालथी मार के टीवी देख रही होती। पर मयंक को सब बिगाड़ना ही था, उसको शादी वादी जैसे मसलों पे सोचना ही था। काश वो जिंदगी भर साथ रहेंगे टाइप चीजों के बारे में ना सोचता। सोनल वो उम्मीदें कर रही थी तो शायद ही कोई लड़की करती हो। काश वो लम्हा आता ही नहीं। सोनल ने 3 दिन पहले वाली शाम को याद किया। वो मयंक के घर पे हमेशा की तरह बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक मयंक ने आके टीवी बंद कर दिया। अरे क्या वो मेरा फेवरेट सॉन्ग आ रहा था? सोनल ने मुंह बनाया। मयंक उसके पास सोफे पे आके बैठ गया। सोनल, तुम मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी हो,
फिर भी तुम बिल्कुल ऐसी लगती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, जैसे तुम अपना ख्याल नहीं रख सकोगी। देखो, गुस्सा मत होना। आई नो तुम बहुत स्ट्रांग हो और मेरा कान पकड़कर कभी भी मेरे दिमाग से ये ख्याली पुलाव गायब कर सकती हो, पर सोनल ने सच में मयंक का कान पकड़ा और कहा, आज तुम्हें हुआ क्या है? सोनल, लेट्स गेट मैरिड, मयंक ने एकदम से कहा और सोनल के गाल पे अपनी नाक टिका दी। ओह, सोनल के मुंह से बस इतना ही निकला। कल पूरा दिन वो मयंक के फोन कॉल्स को इग्नोर करती रही और सारी रात जागने के बाद आज सुबह सोनल ने उसको एक लंबा चौड़ा ईमेल लिखा। मेल में सोनल ने राजनपुर छोड़ने की वजह से लेकर कोर्ट ट्रायल्स के बारे में भी लिखा था। उसमें लिखा था कि आज से 10 साल पहले किस तरह उसकी हंसी छीन ली गई थी, फिर कैसे बाबा, भैया और भाभी ने उसको फिर से मुस्कुराहटों और ठहाकों से रूबरू करवाया था, कैसे उसने यहाँ आने की हिम्मत जुटाई और किस तरह आज वो खुश है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बोझ के, खुश, बेहद खुश। क्योंकि जैसा कि भाभी ने कहा था कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सोनल को यकीन था कि मयंक उसकी बातें समझेगा। सोनल ये नहीं सोचती थी कि मयंक किसी सो कॉल्ड पवित्रता का रोना रोएगा, पर उसको डर था कि कहीं मयंक को इस सच के साथ जीना मुश्किल न लगे। वो ये सोच सकता था कि सोनल के जख्मों पे मैं मरहम रखूंगा, पर सोनल ने ईमेल में साफ साफ लिख दिया था कि वो बीते हुए कल को एक हादसे के सिवा कुछ नहीं मानती। कमजोर के साथ जीना आसान होता है क्योंकि हम अपने मजबूत होने के भरम के साथ संतुष्ट रहते हैं, पर मुश्किल तब आती है जब हमारा साथी जिंदगी के हर दर्द का सामना करते हुए हंसता है। ऐसे में हम खुद को छोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं। सोनल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। असल में मुझको लगा कि तुम अपने घर पे होगी। वहां गया तो देखा ताला लगा है। मुझे लगा आ जाओगी तो मैं वहीं सीढ़ियों पे बैठ के इंतजार करने लगा। जब बहुत देर हो गई तो मुझको लगा तुम पार्क में होगी। मयंक की सांस फूल रही थी, शायद वो भागते हुए आ रहा था। पार्क में अंधेरा हो चुका था। सोनल मयंक को एक टक देख रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मयंक ने बेंच पे बैठ के सोनल के कंधे पे हाथ रखा और उसको खुद से करीब लाते हुए धीरे से कहा, मैं कैसे नहीं आता पागल। बस इतनी सी थी ये कहानी।